Good morning, students. This is Rushali Singh, your business studies teacher. Welcome to online session. So, students, in today's class, we will be discussing partnership deed and cooperative societies. First of all, we will discuss partnership deed. What is partnership deed? It is the document containing the terms and condition of partnership agreement is known as partnership deed. कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसे हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, कंडीशंस लिखी होती हैं जिसके बेसिस पे वो पार्टनरशिप हो रही होती है और उस रूल्स को, उन रेगुलेशंस को, उन कंडीशन को हर एक पार्टनर को निभाना होता है। इसीलिए ये डीड तैयार किया जाता है कि आगे चल के, क्योंकि जो लोग बात करते हैं या फिर सिर्फ बात से आपको बता दें कि हाँ मैं ये ऐसा करूँगा, आगे चल के वो लोग पलट भी जाते हैं, वो फिर लायबल हो सकता है ना हो। इसीलिए पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है कि उसमें आप कितना पैसा दे रहे हो, क्या आपका कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं, पहले से ही डिसाइडेड होती हैं कि आगे चल के पार्टनरशिप में हमारे बिज़नेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना खड़ा हो। तो जो भी हमारा पार्टनरशिप डीड है उसके में हम नेम ऑफ फर्म लिखते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स है, नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म विल कैरी ऑन, द प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ ऑफिस, कैपिटल contributed by each partner, profit sharing, rights and duties of the partner for the management of the business, mode of maintaining account, rate of interest payable to partner on their capital, rate of interest to be paid by partner on amount withdrawn by them, the amount of salary payable to partners, provision regarding retirement and dissolution, method of solving disputes, whether interest is payable on loan provided by partner etc. ये सारी चीज़ें क्या पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड क्या है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, एक पेज होगा उस पर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी और सारे पार्टनर्स को उस पर साइन करना होगा। उसमें कितना आप कैपिटल दे रहे हैं, क्या प्रॉफिट शेयरिंग है, अगर आप जो है लोन ले रहे हैं तो आप क्या इंटरेस्ट पे करेंगे, जो आप कैपिटल दे रहे हैं उस पर आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, अगर पार्टनर्स के बीच कोई झगड़ा हो जाता है तो क्या जो है समझौता कैसे होगा, अगर पार्टनरशिप ख़त्म होनी है या कोई पार्टनर हमारा रिटायरमेंट लेना चाहता है तो क्या प्रोसीजर्स फॉलो होंगे। ये सारी चीज़ें हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं। पार्टनरशिप डीड बनाने का सिर्फ यही मोटो है कि आगे चल के कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पार्टनरशिप एक लीगल क्राइटेरिया, एक लीगल थिंग हो जाती है पार्टनरशिप डीड के बाद कि आपने जो इसमें लिखा है आप उससे नहीं हट सकते, अदरवाइज़ आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे या फिर आपको आपके ऊपर केस हो सकता है। इसलिए पार्टनरशिप को बनाया जाता है। द नेक्स्ट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लीगली तो ये कंपलसरी नहीं कि आप अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करें, बट पार्टनर प्रेफर करते हैं कि वो रजिस्टर करें, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन नहीं करते वो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व करना में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आप कोई केस नहीं डाल सकते हो किसी पार्टनर के लिए, अगर आपका जो है फर्म अनरजिस्टर्ड है और तो आपका पार्टनर कुछ भी गलत चीज़ें कर रहा है या आपको धोखा दे दिया तो आप उसके खिलाफ़ कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहीं शो नहीं कर पाओगे कि आपका जो है क्या बोलते हैं पार्टनरशिप चल रहा था और जो है आपके साथ धोखेबाजी हुई है, या फिर उस आदमी ने आपको क्या प्रॉमिस किया था, क्या कैपिटल प्रॉमिस किया था या क्या प्रॉफिट शेयरिंग की बात हुई थी। आप जब भी रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला तो है कि आप केस नहीं रजिस्टर कर सकते। फिर है पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी पार्टनर। दूसरे पार्टनर के ऊपर भी आप केस नहीं डाल सकते। अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइडर फॉर द रिकवरी ऑफ क्लेम। और तो और आप बाहर भी किसी के ऊपर जो है केस नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी ने आपके फर्म के साथ धोखा कर दिया तो आप उसके ऊपर भी केस नहीं कर सकते। आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट एक पार्टनरशिप जो आप करोगे उसके बिहाफ पे आप किसी के ऊपर केस नहीं डाल सकते हो। ठीक है, नाउ वी विल बी सीइंग द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन।
रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए होंगी। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम, उसे कभी भी हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होंगी, नेम ऑफ फर्म, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म, की एड्रेस कहाँ है, हेड ऑफिस हमारा बिजनेस का कहाँ है, द नेम ऑफ एनी अदर प्लेस जहाँ पे बिजनेस की एक्टिविटीज़ कैरी आउट होंगी, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इन द फर्म, कि कब से पार्टनर्स ने ज्वाइन किया, कब से उन्हें जो है बेनिफिट्स मिलना शुरू हुए, कब से उनका काम शुरू हुआ, कब से उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन शुरू किया है, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अपने रजिस्ट्रेशन में मेंशन करेंगे। एप्लीकेशन आपका सबके, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं सब कोई उन्हें साइन करेगा। ओके, द registrar will verify the above said information and if satisfied with the authenticity of the information he will issue a certificate of registration। तो जब आप ये सारी चीज़ें ऑफिस में दोगे लिख के साइन करके, तो जो रजिस्ट्रार रहेगा वो जाके इन सब चीज़ों को जांचेगा, इनको वेरीफाई करेगा, अगर सच निकली तो आपको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन is an evidence of existence of firm and firm gets benefit of a registered firm। आपको जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई है और आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक रजिस्टर्ड फर्म को मिलती है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इफ़ एनी चेंजेस आर मेड इन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार देन द चेंजेस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू रजिस्ट्रार। अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके यहाँ कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप रजिस्ट्रार को दीजिए और रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार जो है वो चेंजेस आपके रजिस्ट्री में जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें करेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करानी ज़रूरी है, तभी आप क्या जो एक रजिस्टर्ड फर्म के बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। आप किसी बाहर वाले को सूट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट सूट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, किसी पार्टनर पे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से फॉलो अप कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल बी डिस्कसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी और cooperative form of business is a different form of business enterprises. In this form, the main motive is not earning profit, but the main motto of the cooperative organization is mutual help. It works with principles of each for all and all for each. आप जो है क्या जो है कोऑपरेटिव फर्म या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा अमूल। अमूल जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ लोग मिल के आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो किसी पार्टनरशिप पे नहीं चल रहा है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती हैं वो क्या म्यूचुअल हेल्प से चलती हैं, सभी आके हेल्प करते हैं और इनका मोटो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि वो एक दूसरे का हेल्प करें, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ये इनका मोटो होता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी or organization is a voluntary association of persons who join together for mutual help. A minimum of 10 persons are required to form a cooperative society. 10 लोगों की मिनिमम आपको 10 लोगों की ज़रूरत होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी फाउंड करने के लिए, बनाने के लिए। क्या है ये? वॉलेंट्री एसोसिएशन है जिसमें लोग अपनी इच्छा से एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जुड़ सकते हैं। आपने कहीं कहीं सुना होगा कि लोग साथ मिलके क्या करते हैं, जैसे 10-20 लोग होते हैं वो साथ में पैसे जुटाना शुरू करते हैं, फिर किसी और को, अगर किसी एक को ज़रूरत लगी तो वो उसको वो पैसा दे देते हैं, फिर ये सर्कल चलता रहता है। फिर जब उसके पास पैसा आएगा तो वो वापस पैसा करेगा। ये क्या है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, वो पैसे जोड़ते हैं और क्या बोलते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं बिजनेस में या डिफरेंट, यानी उनकी जिस भी चीज़ के लिए ज़रूरत है उन सारी चीज़ों में हेल्प एक दूसरे की करते हैं। The registration of cooperative society is compulsory and the capital of cooperative organization is contributed by the member only in the form of share capital। क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी का कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या कैपिटल कहाँ आता है, जो कहाँ से आता है, जो उसके पार्टनर्स कैपिटल देते हैं। द
Cooperative organization can raise loan also from the banks. बैंक भी लोन देगा इनको, क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड हैं, ये लीगल हैं, तो बैंक भी इन्हें लोन देगा. Cooperative organization is a society which has its objective for the promotion of economic interests of its member in accordance with cooperative principles. इसमें क्या है कि लोग आपस में, जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी हेल्प करते हैं. किसी को अगर 10-20 लोग साथ में जुड़े हैं, पैसे जोड़ रहे हैं, तो वो क्या, किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो पैसे वो उसको देंगे. किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी के घर में कुछ काम है, किसी को बिज़नेस में लगाना है, किसी को जो है कुछ ख़रीदना है, तो ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या, म्यूचुअल हेल्प के लिए काम करता है. ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. Now the features of cooperative organization. The first is voluntary association. Voluntary का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से जुड़ रही हो. तो voluntary का जहाँ भी voluntary शब्द देखिए कि इंसान अपनी इच्छा से, voluntary अपनी इच्छा से उस चीज़ में जुड़ रहा है. The cooperative society is a voluntary association of person. Any person can join the cooperative society if he or she has common interest. For example, any farmer can join the agricultural society or any consumer can join the consumer society. The member can leave the society whenever they desire, so by giving the notice. They desire, so by giving a notice. There is no restriction on entry or exit of members. They can join or leave the cooperative organization of their own will and wish. The membership is open for all, irrespective of their caste, creed and religion. वॉलंटरी एसोसिएशन है कि कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकता है. इसमें क्या, कास्ट, क्रीड या रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता. लोगों से भेदभाव इसमें नहीं किया जा सकता. कोई भी जुड़ सकता है जब तक वो जुड़ना चाहे. फिर अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नोटिस देके बाहर भी जा सकते हैं. सेकेंड इज लीगल स्टेटस. It is compulsory for cooperative society to get itself registered under the Cooperative Societies Act. जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन्हें क्या, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर. क्यों? क्योंकि ये चीज़ उन्हें एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करती है. आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, which means the cooperative society is considered separate from its member. It can buy or sell property in its own name, can enter into contract in its own name. It can buy and sell, the death, insolvency and incapacity of any member does not affect the existence of cooperative society. जब ही इसको लीगल स्टेटस मिल जाएगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे क्या चीज़ों को बेच सकती है, खरीद सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, और क्या किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है. और अगर इस सोसाइटी का कोई मेंबर बैंकक्रप्ट हो जाता है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, उसके बाद पैसे नहीं होते या फिर डिसीज़ हो जाता है पर्सन, तो उसका फ़र्क हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो चुकी है, उसकी एक अलग पहचान है लॉ के अंडर. नाउ द नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. The liability of member of cooperative society is limited to the extent of amount contributed by them as capital. जितना उन्होंने कैपिटल दिया होगा उस हिसाब से क्या उनकी लाइबिलिटी होगी. Now the fourth one is the control. In cooperative society, the power to take decisions lies in the hand of elected managing committee. The committee is elected through voting by members. Members क्या हैं? जितने members रहेंगे वो वोटिंग करेंगे और उसमें से मैनेजिंग कमेटी को चुनेंगे. मैनेजिंग कमेटी कौन होगी? वो लोग जो क्या मैनेजमेंट का काम देखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को संभालेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे, उसमें डिसीजन मेकिंग करेंगे. और ये लोग कहाँ से आएंगे? ये लोग आएंगे वोटिंग के थ्रू. जो लोग रहेंगे वो लोग वोटिंग करेंगे, उसमें उसके मेंबर्स वोटिंग करेंगे और जो भी ये वोटिंग जीतेगा वो क्या मैनेजिंग कमेटी में आ जाएगा. नाउ the next is service motive. The main motive of cooperative society is to provide service to its members and not to earn profit. Earning profit is a secondary motive and not the main motive of the cooperative organization. जो भी सर्विस इनका मोटिव है
ये क्या एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, म्यूचुअल हेल्प करना चाहते हैं, और क्या इनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, मेन मोटिव तो नहीं है, सेकंड मोटिव हो सकता है प्रॉफिट अर्निंग, बट क्या इनका मोटिव होता है कि आप एक दूसरे की हेल्प करें। नाउ स्टूडेंट्स, we will be discussing types of cooperative society. On the basis of nature of activities performed, the cooperative organization can be classified into following category. The first one is consumers cooperative society. This society consists of consumers who join together to eliminate the middleman. The consumer cooperative society purchase goods directly from manufacturers and sell them to the members at a reasonable price. The profit of the store is distributed among all the members as divided on capital and bonus in the proportion to their purchase during the year. The main objective of forming consumer cooperative are to ensure steady supply of essential goods. Second, to supply the good at reasonable price by eliminating the profit margin of the middleman. Third is to supply the goods and services of high quality. कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग जो है कंज्यूमर साथ में आते हैं ताकि वो मिडिल मैन को एलिमिनेट कर सके। अब मिडिल मैन कौन है? वो जो बिचौलिया है। जैसे प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बनाया, उसने मिडिल मैन को बेचा, फिर मिडिल मैन ने कंज्यूमर को बेचा, तो बीच में जो वो एक इंसान मिडिल मैन आ रहा है, जो बिचौलिया आ रहा है, वो क्या कर रहा है? उसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना मार्जिन ले रहा है। कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ने 10 रुपये में बनाया और 10 रुपये में वो क्या करेगा? मिडिल मैन को बेचेगा। मिडिल मैन उसमें 5 रुपये जोड़ के 15 रुपये में कस्टमर को बेचेगा। तो बीच में जो 5 रुपये का गैप आ रहा है, वो क्या हो रहा है कि मिडिल मैन बीच में 5 रुपये खा रहा है और हमारा प्रोडक्ट 5 रुपये के में महंगा हो रहा है। तो जो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये क्या करेंगी? ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से सामान 10 रुपये में ख़रीद लेंगी और अपने मेंबर्स को देंगी, और उससे जो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट वो किस में डिवाइड? अपने मेंबर्स में डिवाइड कर देंगी, जिस प्रपोर्शन में उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा। इस चीज़ से क्या होगा कि आपके पास जो है सप्लाई बनी रहेगी गुड्स की, एसेंशियल गुड्स की, आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिलेगा और आपको हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी। बहुत सारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो ये काम करती हैं, मिडिल मैन को एलिमिनेट करती हैं और कम मार्जिन पे चीज़ें खरीद के अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराती हैं, अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कराती हैं। नाउ द सेकेंड वन इज़ Producers Cooperative Society. This society consists of small producers who individually find it difficult to procure the input and get the machinery and latest technology. There are two types of producers cooperative. ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रोड्यूसर्स की होती है वो क्यों बनती है? पहला है कि वो लोग क्या इनपुट्स को प्रोक्योर नहीं कर पाते। जैसे छोटे छोटे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो रॉ मटेरियल्स नहीं ख़रीद पा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज़ नहीं ख़रीद पा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स उन्हें महंगे मिल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? अपनी सोसाइटी फॉर्म कर लेंगे, अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगे, और जब ढेर सारे लोग मिल जाएंगे तो कैपिटल भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम क्या रॉ मटेरियल्स भी परचेज़ कर सकेंगे और मशीनरीज़ भी परचेज़ कर सकेंगे। देन देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव. फर्स्ट इज़ the one which provide raw material, inputs, machineries, etc. so that producer can concentrate on production. एक क्या होंगे कि आपको रॉ मटेरियल, इनपुट, मशीनरी, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे कि क्या हो कि प्रोड्यूसर जो है वो कंसंट्रेट कर सके प्रोडक्शन पे। ठीक है, तो प्रोवाइड कौन कराएगा? ये हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जो ग्रुप है प्रोड्यूसर्स का, वो लोग प्रोवाइड कराएंगे। सेकेंड ग्रुप टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव कौन होंगे? द वन विच सेल द गुड प्रोड्यूस बाय दीज प्रोड्यूसर्स। ये होंगे वो जो ये प्रोड्यूसर्स गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे मार्केट में सेल करेंगे।
The profit of producers cooperative is distributed in the proportion to the goods sold by each member of the society. जो प्रोड्यूसर जितने ज़्यादा गुड्स को सोल्ड करेगा उसे उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा. अगर कंपनी ए से 12 प्रोडक्ट निकले हैं, कंपनी बी से 15 प्रोडक्ट निकले हैं, तो उन्हें उसी रेशियो में प्रॉफिट भी मिलेगा. टू इंश्योर स्टडी, इससे ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव के. फर्स्ट इज टू इंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, input etc. at reasonable price. Second is to provide latest machinery, new technology of production. Third is to ensure smooth distribution and sale of goods produced by members. Fourth is helping the producer to concentrate their attention on production of goods. इनपुट प्रोवाइड कराते हैं, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ करते हैं, और क्या करते हैं, लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रोड्यूसर जो है हमारे वो प्रोडक्शन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकें. नाउ द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट प्रॉफिट. द आउटपुट ऑफ ऑल दी स्मॉल प्रोड्यूसर इज ब्रॉट टुगेदर एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस. कि छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रॉफिट पे अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं, तो सारे प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस किया है उसे हम एक जगह ले आएंगे और अच्छे प्राइस पे उसे बेचेंगे. जैसे 10-12 लोग हैं, उन्होंने सेम चीज़ बनाई है, या मान लीजिए डिफरेंट चीज़ भी बनाई है, सेम चीज़ बनाई है, उन्हें एक ही जैसी चीज़ बनाई है, मान लीजिए लकड़ी के खिलौने किसी ने बनाए हैं, तो वो साथ में उन्हें लाएंगे और बेहतर प्राइस पे बेचेंगे. क्यों? क्योंकि अगर आप अलग अलग बैठेंगे या अलग अलग बेचने जाएंगे तो आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो कंपटीशन की वजह से हो सकता है प्राइसेस में डिफरेंसेस रहें. सच अ सोसाइटी हेल्प टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर. It perform various marketing functions such as transportation, warehousing, packaging, grading, etc. The profit and the sale proceeds are distributed among the members according to their respective share in the common sale pool. क्या होता है कि ऐसा जब होता है कि सब लोग एक ही जगह ले आके अपने प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके फिर बेचते हैं, तो बार्गेनिंग नहीं कर पाता कोई. ठीक है, ये हमें जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी वो हमें और क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउसिंग की, पैकेजिंग की, ग्रेडिंग की. और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे जैसे जिसका सामान बिका है, किसी का 10 सामान बिका है तो उसको 10 मिलेगा, किसी का 5 सामान बिका है तो उसे 5 का प्रॉफिट मिलेगा. प्रॉफिट उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस हिसाब से उन्होंने कैपिटल लगाया है या फिर जिस हिसाब से उनके प्रोडक्ट्स की सेल हुई है. ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का? टू इंश्योर ए स्टेडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर आउटपुट ऑफ इट्स मेंबर, कि मार्केट फेवरेबल रहे इनके मेंबर्स के लिए. टू इंश्योर द बेस्ट प्राइस फॉर आउटपुट, जो आउटपुट है उसके लिए बेस्ट प्राइस मिले. टू प्रोवाइड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा विच इंडिविजुअली cannot be afforded the person. क्या ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, इन सब की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. टू इंश्योर ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इन वेइंग, मेजरिंग एंड अकाउंटिंग, क्या कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की मतलब आप जो भी बेच रहे हो उसका मेजर, उसकी वेइंग, उसकी अकाउंटिंग सही हो. फिफ्थ इज टू एलिमिनेट द मिडिल मैन एंड हैव डायरेक्ट डीलिंग विद कस्टमर. ये भी क्या करेंगे, मिडिल मैन को एलिमिनेट करेंगे और कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव credit society. Now it consists of people with limited means who find it difficult to arrange credit and loan. जो लोग को भी लोन नहीं मिलता या फिर क्रेडिट नहीं मिलता, ये सोसाइटी उनके लिए होती है. जैसे अकेले हैं तो आपको जो है हो सकता है लोन वगैरह ना मिले, हाँ, लेकिन क्या आप ग्रुप बना के जाएंगे तो आपको
लोन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में बन गए हैं। तो इस सोसाइटी में क्या होता है कि लोग जो है साथ में आते हैं और जो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है उसे लेने की कोशिश करते हैं। दी सोसाइटी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर एंड प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स। इसमें क्या लोग आके अपना पैसा भी जमा करते हैं और पैसे को सेव करते हैं। द फंड्स ऑफ दीज सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द मेंबर एंड डिपॉजिट मेड बाई मेंबर्स एंड आउटसाइडर। द फंड्स आर यूज फॉर गिविंग लोन्स टू नीडी मेंबर ऑन ईजी टर्म्स। अब जैसे 10 लोग हैं, उन्होंने वो लोग पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा सेव कर रहे हैं, फिर किसी एक मेंबर को अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लोग उसको पैसा दे देंगे, बट ऑन इंटरेस्ट, ईजी टर्म्स पे, कम इंटरेस्ट पे। द क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड बाय द फार्मर्स इज नोन एज रूरल credit cooperative formed in urban area are known as urban banks. The main motive of credit cooperative organizations are to protect the member from the exploitation of money lenders, to ensure loan on easy term and low rate of interest, to develop the habit of saving among the members. सेविंग को इन्हांस करेंगे, इनकरेज करेंगे, इजी टर्म पे लोन देंगे और क्या, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा ताकि वो आसानी से अपना पैसा पे बैक कर सकें। ठीक है। और जो मनी लेंडर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, उस चीज़ से भी ये मेंबर्स इनके बच जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी. These consist of small farmers who join together to avail the benefit of large-scale mechanized farming. Such societies are particularly important in the case of countries such as India, where agriculture suffers from excessive subdivision and fragmentation of land. The farming cooperative society is also known as agricultural cooperative. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स, प्रोवाइडिंग इम्प्रूव सीड्स, फर्टिलाइजर, इरीगेशन एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स, प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सोसाइटी टू प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीजेंट्स। जितने भी फार्मर्स होंगे वो ग्रुप बनाएंगे और वो क्या, स्मॉल फार्मर्स का ग्रुप होगा जो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इसमें लोगों को सीड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज़, मॉडर्न टूल्स। फिर क्या, स्मॉल पीजेंट्स कौन है? जो दूसरे के लैंड पे काम करते हैं, उनको भी हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी, सोशल भी और इकोनॉमिक भी। नाउ द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. These societies are formed to provide residential accommodation to their members. These societies purchase a big plot of land, construct flat on that, and sell these flats to its member on installments and easy terms. क्या करते हैं कि ये इसके लोग क्या करते हैं, साथ में आते हैं, ये एक बड़ा प्लॉट खरीदते हैं, उस पर फ्लैट बनाते हैं और अपने मेंबर को ईजी इंस्टॉलमेंट्स में और ईजी टर्म्स में फ्लैट्स प्रोवाइड कराते हैं। मतलब देते तो पैसे के में ही हैं, लेकिन वो पैसे का रेट कम रहेगा और टर्म्स ईजी रहेंगी। सम हाउसिंग कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन टू देयर मेंबर फॉर बिल्डिंग हाउसेस। और ऐसे भी हमारे कोऑपरेटिव होते हैं जो दूसरों को घर बनाने के लिए भी लोन देते हैं। मतलब लोग पैसा जुटाते हैं और फिर पैसा एक हर मेंबर को देंगे, किस लिए? घर बनाने के लिए। दीज सोसाइटीज़ आर वेरी popular in urban area. The main objective of housing cooperative societies are providing residential accommodation to their members, कि लोगों को रहने के लिए जगह दिलाना। Next is helping member to purchase houses at lower cost. लोगों की हेल्प करेंगे, अपने members की हेल्प करेंगे कि उन्हें कम रेट में घर मिल जाए। Now the third is providing civic amenities such as roads, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग एक्सेट्रा। वो इंश्योर करेंगे कि जो भी वो फ्लैट बना रहे हैं वो क्या, वहाँ पे रोड्स हों, पार्क हो, स्ट्रीट लाइट हो एंड पार्किंग हो। सो स्टूडेंट्स, ये 6 हमारे थे
cooperative societies. Now we will, in our next class we will be discussing joint stock company. Thank you.